अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में IS-19 कर्टेलमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी, जिसके अंदर हमने एक आखिरी क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक तरीके से आपका एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें स्टेट द रूल, अप्लाई द रूल और कंक्लूजन देना होता है। तो हमने चीज़ें यहाँ तक कवर की थी कुछ हद तक। अब आपको याद आना चाहिए, जिसने भी वीडियो देखी है उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमारे टॉपिक के अंदर रह गई है, जिसका नाम है, एक तो है एसेट सीलिंग और एक अदर इश्यूज़ के अंदर कुछ आते हैं एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग बेनिफिट्स वगैरह और उनकी कुछ वर्किंग्स। तो बस मेरे ख्याल से ये आज आखिरी हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कि IS-19 पे होगा, और उसके बाद हमारा IS-19 इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अच्छा, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अभी उसका नाम है एसेट सीलिंग। हमने जो अभी तक पढ़ा था, जो पूरा हम लोग डिफ़ाइन बेनिफिट प्लान अभी तक पढ़ के आए हैं, उसके अंदर हम लोग करते थे कि जो हमारी डिफ़ाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो होती थी, माइनस करते थे प्लान एसेट, और हमारे पास आता था मोस्टली इन द टाइम जो हम नेट अमाउंट लिख रहे होते थे वो हमेशा DBO का ही आ रहा होता था। मतलब हमारा DBO एक्सीड कर जाता था हमारे प्लान एसेट से, मतलब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन ज़्यादा होती थी बजाय जितने हमने प्लान एसेट मेंटेन किए हैं उस ऑब्लिगेशन को फ्यूचर में जाके फुलफ़िल करने के लिए। तो हमारी नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो होती थी, वो जो नेट हमारे पास अमाउंट आती थी वो हमेशा DBO की होती थी। मतलब हमारी जो नेट अमाउंट होती थी वो DBO मतलब ऑब्लिगेशन के अंदर आती थी। ये मोस्ट टाइम या मोस्ट केसेस में यही हो रहा होता है, जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। लेकिन इन सम केसेस होता क्या है, हमारे पास DBO माइनस प्लान एसेट करते हैं तो हमारे पास नेट अमाउंट में भी प्लान एसेट आ रहा होता है। मतलब हमारे प्लान एसेट ज़्यादा मेंटेन हुए हुए होते हैं और हमारी जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होती है वो कम होती है, जिसके वजह से हमारे पास नेट अमाउंट, हमारा मतलब नेट प्लान एसेट आ रहा होता है। जिसके अंदर जब ये केस आ जाए हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास नेट अमाउंट प्लान एसेट में आ रहा है, मतलब हमारे जो अमाउंट है वो एसेट बन रहा है हमारा। इन दिस केस हमारा जो रूल है एसेट सीलिंग वाला वो अप्लाई होगा। जब हमारा प्लान एसेट आ जाए नेट अमाउंट में तो उस पे IS-19 कहता है कि द सरप्लस must be measured at the lower of। अब जब प्लान एसेट वाला केस आ जाए तो उसके अंदर कंडीशंस या सिनेरियो चेंज हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, वो IS-19 कहता है कि ये अमाउंट अगर आए तो ये दो चीज़ों का लोअर ऑफ पे हम राइट करेंगे, मतलब लिखेंगे। पहली चीज़ होती है कि नॉर्मली जो हमारी कैलकुलेशन पे वैल्यू आ रही होती है जो कि होती है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन माइनस प्लान एसेट। पहली जो हमारी अमाउंट ये आ रही होती है, अगर तो ये ही लोअर ऑफ है, दूसरे वाला भी कंडीशन बताऊंगा उससे, अगर यही लोअर ऑफ है तो इस पर ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर दूसरी अमाउंट या दूसरी जो उसकी कंडीशन है वो कहती है कि द टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिफंड और रिडक्शन इन द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। अब होता क्या है, अगर फ्यूचर एम्प्लॉयज़ कुछ हमारे लेफ्ट आउट कर जाते हैं या उनके लिए जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी वो कम हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अब उनकी सैलरीज नहीं बढ़ेगी या कुछ पोजीशन चेंज हो गई है या कोई भी वजह से, या उनको लेफ्ट आउट कर दिया है, तो अब होगा क्या, हमारी जो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ थे, अब हमारे पास रह गए हैं 20 एम्प्लॉयज़। तो हमने जो कंट्रीब्यूशन मेंटेन करते थे उनके लिए प्लान एसेट जो मेंटेन करते थे वो था 100 के लिए, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ रह गए हैं 20। तो
जो 20 की डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन रह रही है वो हमारे 100 से प्लान एसेट से सेट ऑफ हो जाएगी, मतलब फिर भी हमारे पास प्लान एसेट ज़्यादा बचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो एक कह सकते हैं कि अगर हमारी जो 100 की कंट्रीब्यूशन होती थी अब वो कम हो जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि अब 20 एम्प्लॉयज़ रह गए, या तो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी, या जो प्रेजेंट वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ रिफंड, मतलब क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ को हमें कम देना होगा तो रिफंड हो जाएगा, या किसी भी सूरत हाल के अंदर हमें उनसे रिफंड मिल रहा होगा, या हम उनको कम पे कर रहे होंगे, या हमारी फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस कम हो जाएंगी। तो एक हमारे लिए ये एक बेनिफिट होगा क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन कम हो रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, बल्कि मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ कंडीशन, यहाँ पे रेड पेन पे लोअर ऑफ इस पे होगा, ठीक है। आगे द अमाउंट कैलकुलेटेड एज नॉर्मल, जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन पे निकलेगी, या तो द टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू of any economic benefit in the form of refunds or reductions in future contribution of plan। ठीक है भाई, या तो जो नॉर्मल है वो लोअर ऑफ है, मतलब वो कम है, या तो अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब हमें आगे जाके रिफंड, मतलब हमें कम पे करने होंगे और बाकी जो हमने सेट होगा वो हमें वापसी मिल जाएगा। जो हमने सेपरेट प्लान एसेट मेंटेन किया था उसमें से जो पे ऑफ हो गया वो, और बाकी जो पैसे बचे होंगे वापसी हमारे पास आ जाएंगे, हमें रिफंड हो जाएंगे वो उनकी प्रेजेंट वैल्यू, या अगर हमारे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ कम हो गए या किसी भी सूरत किसी भी वजह से हमें उनकी अब फर्दर जो कंट्रीब्यूशन हम उनकी ऑब्लिगेशन के लिए कर रहे थे, जो उनके पेंशन प्लान के लिए हम हर साल या हर महीने कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो रिड्यूस हो गए किसी भी वजह से, तो हमारे जाहिर है अगर फ्यूचर कंट्रीब्यूशन हमारी कम हो जाएगी किसी भी वजह से तो हमारे लिए एक बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन कम हो रही है, उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन कम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन इसी वजह से कम करेंगे क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन कम है। सेकेंडली, या आगे हमें कोई भी एम्प्लॉयज़ लेफ्ट आउट हो जाए किसी भी वजह से, हमें वो मतलब हमारा प्लान एसेट ज़्यादा था और उसमें से गया तो हम जो पे कर रहे थे ऑब्लिगेशन सेट ऑफ करने के लिए, अब हमारे पास प्लान एसेट ज़्यादा है और हमारी ऑब्लिगेशन कम है, तो हमारे पास प्लान एसेट बच जाएगा, वो प्लान एसेट हमें वापसी रिफंड हो जाएगा आफ्टर पेइंग आउट देयर पेंशन। तो इन दिस केस उनकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी या तो ये जो भी लोअर ऑफ होगा उस पर फिर हमारा जो नेट प्लान एसेट है वो लिखा जा रहा होगा। अब इस केस को, मतलब ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं रूल लोअर ऑफ को, इसको हम कहते हैं एसेट सीलिंग। इसका मतलब होता है कि भाई जो भी हम सरप्लस रिकग्नाइज कर रहे हैं वो उतना ही एक्सटेंड तक लिखें जितना वो रिकवरेबल हो सके, जितना कि वो रिकवरेबल हो सके। यहाँ पे लिख देते हैं सरप्लस कैन ओनली बी रिकग्नाइज to the extent that it will be recoverable in the form of refunds or reduced contributions in future। भाई अब ये इंश्योर क्या करता है, हम ये जो लिख रहे हैं लोअर ऑफ पे कर भी रहे हैं, ये हमें इंश्योर क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो भी एसेट हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, जो भी हम एसेट रिकग्नाइज कर रहे हैं उसमें एक पोटेंशियल है कि हमें वो फ्यूचर बेनिफिट ला के देता है। किसी ने जिसने भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पता होगा कि हम कोई भी चीज़ अर्ली रिकग्नाइज है, वो बोलते हैं भाई ओवर स्टेट ना हो जाए, हमारा रेवेन्यू ओवर स्टेट ना हो जाए, कोई भी तरीके से किसी भी वजह से ओवर रिकग्नाइज ना हो जाए। जाहिर अब एसेट को हम लोअर ऑफ एक्सपेंस होता है या लाइबिलिटी, चलो हम उसको तो कर लेते, चलो वो क्या कहते हैं प्रूडेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं,
अर्ली रिकग्नाइज करके बाद में कर देंगे, लेकिन रेवेन्यू को वो सख्त खिलाफ होता है रेवेन्यू के कि भाई वो प्रॉफिट कोई भी चीज़ हमारी इनकम हो या कोई भी रेवेन्यू, उसको जब तक वो रिकग्नाइज नहीं हो, रियलाइज ना हो जाए, जब तक वो रिकग्नाइज नहीं किया जाता। इसी तरह एसेट, अब जाहिर है ये फ्यूचर की बात है, एक तो देखो ये फ्यूचर की बात है। एक मिनट में पॉज ले रहा हूँ। माजरत, अच्छा मतलब हम जब, हाँ हम एसेट उतना रिकग्नाइज कर रहे होते, क्योंकि देखो फ्यूचर की चीज़ें कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो हम कम से कम उस चीज़ को रिकग्नाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है एसेट है, एक्सपेंस या लाइबिलिटी नहीं है कि हम चलो ओवर स्टेट भी मतलब ज़्यादा भी लिख एसेट है हमारी बुक्स के अंदर, तो हम इसको कम से कम रिकग्नाइज भले कर ले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिकग्नाइज ना करें, ताकि हम प्रूडेंट रहें इस बात पे, ठीक है। तो एसेट सीलिंग सिर्फ इस रूल को लगाने के लिए बोलते हैं कि इन केस हमारा नेट प्लान एसेट आ रहा हो, नेट प्लान या डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ना आ रहा हो, अगर नेट प्लान एसेट आ रहा हो तो फिर हमें ये चीज़ का मतलब ये कंडीशन लगा के देखना होगा कि जो अमाउंट हमारी आ रही है या वो कम है, या अगर फ्यूचर के अंदर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिफंड या रिडक्शन अवेलेबल है वो कम है, तो हम उस पर लोअर ऑफ उस पर लिख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसका एक सवाल पढ़ के चेक कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि चीज़ें मतलब किस तरह हमें इसको हैंडल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट भी दी हुई है हमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी दी है। तो हम अपना नॉर्मली लेके चले तो हम क्या लिखते हैं इसको, ये 800 दिया हुआ है हमें, ये प्लान एसेट हमें दिया हुआ है 950 का, तो हमारे पास जो नेट अमाउंट आ रहा होता आप उसको कह सकते हैं नेगेटिव 150, मतलब वो हमारे पास प्लान एसेट आ रहा होता, नेट प्लान एसेट, ठीक है। हमारे पास अभी ये फिगर आ रही है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिफंड्स आर रिडक्शन एंड रिडक्शन इन द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन या अवेलेबल है, कि जो प्रेजेंट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रिफंड एंड रिडक्शन है वो उसकी वैल्यू है 70, और हमने अभी इसको किस पे लिखा हुआ है 150, मतलब हमने हायर अमाउंट पे लिखा हुआ है, तो हमें इसको फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, जाहिर है हमें प्लान एसेट आ रहा था, सबसे पहले जाहिर क्रेडिट एंट्री हमारी प्लान एसेट की बन जाएगी, तो कितने से हमने ज़्यादा लिखा हुआ है, इसको हमने ज़्यादा लिखा हुआ है बाय 80, 150 और 70 का डिफरेंस है 80 का। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले क्रेडिट कर देंगे प्लान एसेट बाय 80। अब हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट क्या करेंगे, अगर कोई बोलता है पीएनएल तो वो मैं उसके लिए कोई जवाब है नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास ये जो रिडक्शन है ना, ये हमारे पास ना तो देखो एक्सपेंस है हमारा, ना हमारा कोई क्या कहते हैं इनकम है, हमारे पास प्लान एसेट मेंटेन था, ये हमारे पास रियलाइज नहीं हुआ हुआ, प्लान एसेट हमारी बुक्स के अंदर रियलाइज नहीं हुआ हुआ। जब हम इनके लिए हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम इसको पीएनएल में नहीं लिखते, हम क्यों नहीं लिखते, देखो ये हमारे पास बुक्स के अंदर रियलाइज नहीं, हम जो इनका क्या कहते हैं एक प्लान एसेट भी मेंटेन कर रहे होते हैं, तो हमने पढ़ा था जो भी प्लान एसेट मेंटेन होता है उसको हम फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। जो भी हम प्लान एसेट भी अलग से मेंटेन कर रहे होते हैं हम उसको भी हर साल फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। अब उसकी जो फेयर वैल्यू चेंजेस आ रही होती हैं हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जा रहे होते हैं, हम उसको रीमेजरमेंट कंपोनेंट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखो उसके अंदर अनसर्टेनिटी है चीज़ों की, हर साल वैल्यू चेंज हो रही होती है। क्या हो रही होती है, हर साल
वैल्यू चेंज हो रही होती है। हम इसको पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे क्योंकि देखो जाहिर है उसके अंदर अनसर्टेनिटी, हम उसके अंदर भी रिकॉर्ड करने जाएंगे पीएनएल में तो हमारी पूरी की पूरी पीएनएल अनसर्टेन होती जाएगी चीज़ें, क्योंकि वो हर साल चेंज हो रही है उसकी फेयर वैल्यू। इसी तरह हमारी जो प्लान एसेट अभी निकाल रहे हैं, आज तो फेयर वैल्यू ज़्यादा आ गई है नेट प्लान एसेट की, कल फिर ये कम हो जाएगी और ये प्लान एसेट से वापसी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हो गई, तो हम उसको वापसी इनकम स्टेटमेंट को पूरी फिर अपनी चेंज कर रहे होंगे। जो जो हमने प्लान एसेट को पहले लिख दिया था, अब उसको आपसी ऑब्लिगेशन के अंदर लेके आ रहे होंगे, उसको एसेट बना रहे होंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम इसको पीएनएल में नहीं लेके जा रहे होते, हम इसको लेके जा रहे होते हैं ओसीआई के अंदर, क्योंकि ये चीज़ हमारी पीएनएल को इफेक्ट नहीं कर रही होती, ये अनसर्टेन, क्योंकि ये चीज़ अभी रियलाइज ही नहीं हुई है हमारी बुक्स के अंदर, ये अभी तक हमारी रियलाइज, हमने एसिड ये अपनी बुक्स के अंदर लिखा ही नहीं है। ये एसिड अगर हमारी बुक में लिखा होता और इसके अंदर चेंजेस आ रही होती ना, तो चलो हम इसको पीएनएल में लेके चले जाते। लेकिन जब ये चीज़ हमारी बुक्स के अंदर एक दफ़ा मेंटेन हुआ ही नहीं है, हमने एसिड फेयर जो प्लान एसेट है ये हमारी बुक्स में कोई मेंटेन थोड़ी होता है या कोई रिकग्नाइज थोड़ी होता है कि इसको प्लान एसेट हमारा एक बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये डेप्रिशिएट या एमोटाइज हो रहा है, ऐसा तो कोई सीन या ऐसा कोई सिनेरियो है ही नहीं ना। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, सही है। तो इसका जो भी अब प्लान एसेट का डिफरेंस आ रहा है जिससे से कम हुआ है, तो वो चीज़ हम अपनी ओसीआई में लिख रहे होंगे। तो इसने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट दैट शुड बी रिकग्नाइज, तो हमारी जो वैल्यू होगी एसेट की वो रिकग्नाइज होगा ऑन 70, ये हमारी एसओएफपी पे आ रहा होगा। ठीक है, अब ये हमारा एक सवाल था। अब जो मेन सवाल है वो अब शुरू होगा, जिसके अंदर हमें दोनों की एक तरीके से कैलकुलेशन का डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बगैर एसेट सीलिंग के एक दफ़ा सवाल कर रहे होंगे, साथ साथ हम उसको एसेट सीलिंग लगा के सवाल कर रहे होंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि देखें, हमने 3-4 सवाल या 3 सवाल भी समझे हमने डीबीओ, प्लान एसेट और नेट करके किए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नेट का कॉलम कैसे आता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको नेट के कॉलम से करता हूँ ताकि शॉर्टेज भी ना पड़े जगह को और आपको अब चीज़ें समझ भी आ जाए, सही है। अच्छा, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द डिफाइंड बेनिफिट प्लान ऑपरेटेड बाय आर्क। ठीक है भाई, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है जो ऑपरेट हो रहा है, सही है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2600, और हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन ब्रॉड फॉरवर्ड जो ओपनिंग है वो है 2000। तो हमें समझ देख के ही समझ आ जाएगा इसमें वो प्लान एसेट वाली एसेट सीलिंग वाली चीज़ें आ रही होगी। करंट सर्विस कॉस्ट दी हुई है, हमें बेनिफिट पेड दिए हुए, कंट्रीब्यूशन दी हुई हैं, और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट फेयर वैल्यू दी हुई है, डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ है 10% का। ARC has identified that the asset ceiling at 30 June 2003 and 30 June 2004 is based upon the present value of future refund from the plan or reduction in the future contribution amounting to 200 at 30 June 2000। अच्छा, दोनों के सालों पे इसने जो बताई है, जो हमारी रिडक्शन अमाउंट बन रही है ओपनिंग के लिए भी और क्लोजिंग के लिए भी 200 बन रही है। ओपनिंग के लिए भी और क्लोजिंग के लिए भी हमारे पास 200, सही है। एक्सप्लेन विद द सपोर्टिंग कैलकुलेशन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द पेंशन स्कीम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, सही है। तो इसने एक्सप्लेन बोला है, और वे सपोज जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसको साथ साथ हमें एक्सप्लेन भी करना होगा। हम नॉर्मल पहले एक कॉलम बना लेते हैं नेट अमाउंट का, एक कॉलम में बना देता हूँ एडजस्टमेंट का, और एक बना लेता हूँ आफ्टर एडजस्टमेंट का। सही है भाई। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास अभी क्या दिया हुआ है इसने, अभी हम नॉर्मली जो हम अपना नॉर्मल पेज पे बगैर एसेट सीलिंग के टॉपिक को याद रख के जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे पहले वो करके देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है इसने, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट
मैं साथ साथ यहाँ पे माइनर कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो कॉलम बनाते थे हम, सही है, ताकि आपको ये ना हो कि एकदम से नेट अमाउंट पे आ गए हम। ओपनिंग दी हुई है इसने 26, समझे, ओपनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन दी हुई है और माइनस 2600, मतलब हमारे पास दफ़ा नेट प्लान एसेट आ रहा है 600 का, ठीक है। अब फिर हमारे पास आएगा इंटरेस्ट इनकम का, इंटरेस्ट इनकम वाली बात आ रही होगी, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम आप लगा दे 600 को 10% पे, तो आपके पास आ जाएगी इंटरेस्ट इनकम ऑफ 60। ज़ाहिर है एक्सपेंस ज़ीरो है यहाँ पे, समझो, मैं बल्कि ये बना ही देता हूँ, डीबीओ और प्लान एसेट, सही है, ये आ गया हमारे पास नेट अमाउंट। इसी तरह अब यहाँ पे क्योंकि आप एक्सपेंस लगा दे 2000 का तो 200 बनेगा और यहाँ पे बनेगा 260 का, तो फिर वापसी हमारे पास -60 की इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे फिगर ज़्यादा है तो मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास आ रही है करंट सर्विस कॉस्ट। तो करंट सर्विस कॉस्ट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, बस वो डीबीओ से ताल्लुक होता है, क्योंकि वो करंट सर्विस कॉस्ट हमारी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बना रही होती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 100 लिख देंगे अपने पास फिगर सर्विस कॉस्ट की। फिर हमारे पास आ रहा है बेनिफिट पेड इन द ईयर, जो कि हमारे पास 80। अब बेनिफिट पे करेंगे तो हमारी, जब ज़ाहिर है जिनको हम पेंशन पे कर रहे हैं तो हमारी एक ऑब्लिगेशन ख़त्म हो रही है, तो हम ऑब्लिगेशन यहाँ से माइनस कर देते थे। और ज़ाहिर है जब प्लान एसेट से मैं उनको पे कर रहे हैं पेंशन, तो हमारा प्लान एसेट भी कम हो जाता, तो जो अमाउंट होता था वो निल अमाउंट होता था इन केस ऑफ बेनिफिट बीइंग पेड। फिर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी डायरेक्ट प्लान एसेट के अंदर जा रही होती, तो उसका कोई ताल्लुक डीबीओ से नहीं होता, तो डायरेक्ट आप समझ लें 90 की नेगेटिव फिगर आ गई हमारे पास। और कुछ दिया हुआ है हमारे पास? और कुछ नहीं दिया हुआ। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? 2400 माइनस 3100, तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो भी प्लान एसेट में आ रहा है, जो कि है 700। जो भी डिफरेंस आएगा वो रीमेजरमेंट कंपोनेंट में जा रहा होगा। क्या डिफरेंस बनेगा? -600 -60 प्लस 100 90, तो हमारे पास बन रहा है 650। तो हमारे पास जो अब इन दिस केस हमारे पास गेन आ रहा है 50 का, ये हमारे पास ओसीआई के अंदर क्रेडिट हो रहा होगा। अगर कोई बोलता है आप मुझे इनकी एंट्रीज भी बना के दिखा दे, तो मैं आपको एंट्रीज भी बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास पहले प्लान एड से 600 था और अब 700 हो गया, तो हमारे पास इन दिस केस कोई ऑब्लिगेशन का केस नहीं है, तो हमारा प्लान एसेट बढ़ गया है, तो हम उसको कर देंगे बाय 100 से डेबिट। उसी तरह अब हमारे पास पीएनएल के अंदर क्या चीज़ें जा रही है? दो चीज़ जाती है, एक तो इंटरेस्ट इनकम जा रही है और एक 100 से एक्सपेंस जा रहा है, तो नेट अमाउंट हमारे पास एक्सपेंस ही जा रहा है, तो हम डेबिट करेंगे पीएनएल को, जो कि है बाय 40। और फिर हमने कंट्रीब्यूशन पे की तो क्रेडिट कर देंगे कैश, जो कि आपके पास 90 है। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास किस में जा रहा होगा? ओसीआई के अंदर। तो आप कर ले 140 माइनस 90, तो आपके पास क्रेडिट जो मैंने आपको बताया था ओसीआई में एज इनकम जा रहा होगा, रीमेजरमेंट कंपोनेंट। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ तक आपका एज पर नॉर्मल केस हमारा भी ये सवाल हो गया। अब आता है सिनेरियो एसेट सीलिंग का, क्योंकि हमारे पास अभी आ रही थी नेट अमाउंट 600 की, लेकिन उसने बोला जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिफंड या रिडक्शन है वो है 200। वो इन केस ऑफ ओपनिंग भी बता दिया है और उसने वो इन केस ऑफ क्लोजिंग भी बता दिया है। इन केस ऑफ ओपनिंग भी बता दिया है और इन केस ऑफ क्लोजिंग भी बता दिया। तो हमें क्या करना होगा? अपना प्लान एसेट कम करना होगा। क्या करना होगा? हमें अपना प्लान एसेट कम करना होगा। प्लान एसेट कितने से कम करना होगा? हमें अपना प्लान एसेट इन दोनों का डिफरेंस जो कि बनेगा 400, 600 माइनस 200 से जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 400। इससे हमें अपना प्लान एसेट कम करना होगा। जब हमारा नेट प्लान एसेट कम हो रहा है तो जब हमने प्लान एसेट अपना कम किया तो उसकी इंटरेस्ट इनकम भी कम होगी, तो उसी तरह हमारी इंटरेस्ट इनकम भी कम हो जाएगी। सही है, क्योंकि जाहिर है जब एसेट कम हो गए तो उससे रेलिवेंट जो हमने इनकम बुक करी हुई थी, फॉर एग्जांपल 400 से कम की ना, 400 का 10% 40 से हमने उसकी इंटरेस्ट इनकम कम करेंगे,
तो अब हमारे पास जो अमाउंट बनेगी नेट अमाउंट वो बनेगी 20 की आफ्टर एडजस्टमेंट। करंट सर्विस कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी नॉर्मली जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो उससे रिलेटेड है, तो उसका कोई ताल्लुक एसेट सीलिंग से नहीं है, तो वो नॉर्मली हमारे पास 100 वापसी आ जाएगी। इसी तरह जो बेनिफिट पे किया वो नॉर्मली हमने पे किए, उससे कोई ताल्लुक आपका एसेट सीलिंग से नहीं है। सिमिलरली जो हमने कॉन्ट्रीब्यूशन भी किए उसका ताल्लुक कोई भी हमारा एसेट सीलिंग से नहीं है। अब जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो हमारा रीमेजरमेंट कंपोनेंट में जाएगा। अब यहाँ का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 500 का। अब हमें निकालना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप ऊपर से कैलकुलेशन कर लें। -200 -20 +100 -90 210 हमारे पास बन रहा था एज पर वर्टिकल कैलकुलेशन, और अब हमारे पास 200 आ गया है। अब क्या आ गया हमारे पास 200 आ गया, तो हमारा प्लान एसेट कम किया है, हमारा रीमेजरमेंट कंपोनेंट ने प्लान एसेट कम किया है। जो वर्टिकल अमाउंट में जो ये आ रही थी फिगर नेट करके 210 आ रही है, और जो हमारे पास नीचे दी हुई है वो 200 है। मतलब रीमेजरमेंट कंपोनेंट ऐसा है, मतलब उसके अंदर लॉस है जिसकी वजह से हमारा प्लान एसेट 200 पे आ गया, 210 से 200 पे आ गया। तो हमारे पास जो रीमेजरमेंट कंपोनेंट है वो एक लॉस है। क्या है वो? एक लॉस है, मतलब पॉजिटिव अमाउंट, मतलब डीबीओ ज़्यादा और प्लान एसेट कम होता है तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉस है, मतलब ये फिगर ओसीआई में डेबिट हो रही होगी। सिमिलरली मैं आपको एक इसकी नॉर्मल एंट्री बना के दिखा देता हूँ। क्योंकि हमारा प्लान एसेट चेंज नहीं हो रहा है, वो ओपनिंग भी 200 था, क्लोजिंग भी 200 था, तो प्लान एसेट हमारा तो 0 से डेबिट ही होगा। ठीक है, हमारा जो पीएनएल में फिगर जा रही है वो इंटरेस्ट इनकम की 20 है और सर्विस कॉस्ट की 100 है, तो नेट अमाउंट हमारे पास पीएनएल में डेबिट हो रहा है बाय 80। हमने कंट्रीब्यूशन की है ऑफ 90। तो अब जो भी डिफरेंस है, जाहिर है डेबिट साइड कम है और हैवियर साइड हमारी क्रेडिट है, तो डेबिट पे ओसीआई हो रहा था 10 से होगा, तो यहाँ पे आपकी यही फिगर आ रही थी ओसीआई की। ठीक है मेरे भाइयों, ये आपकी यहाँ तक एक सवाल हो गया जिसके अंदर हमारा प्लान एसेट आ रहा था। क्या आ रहा था भाई? हमारे पास प्लान एसेट आ रहा था। अब क्योंकि उसने पूछा था एक्सप्लेन विद द सपोर्टिंग कैलकुलेशंस, तो हम थोड़ी इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो भाई हम इसमें पहले क्या चीज़ बताएंगे कि भाई सीलिंग एडजस्टमेंट जो होती है हमारी, वो मेजर किस तरह हो रही होती है कि भाई वो मेजर होती है जब अगर हमारा नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट आ रहा हो, मतलब हमारा प्लान एसेट एक्सीड कर जाए डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन से, ये हम बता देंगे। हम इसमें बताएंगे क्योंकि हमारा प्लान एसेट ज़्यादा लिखा हुआ था इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिफंड और कंट्रीब्यूशन अवेलेबल थी जो कि 200 थी, तो मतलब हमने ज़्यादा लिखा हुआ था इसलिए हमें उसको कम करने की ज़रूरत है। तो हम बोलेंगे हमने इसको 400 से कम किया ताकि वो अपनी रिड्यूस अमाउंट या लोअर ऑफ अमाउंट पे आ जाए, ये एक्सप्लेन कर देंगे। फिर हम बताएंगे क्योंकि हमने इसको 400 से एडजस्ट किया है तो सिमिलरली हमें उसकी इंटरेस्ट इनकम भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसकी जो हमने जितने से प्लान एसेट कम किया है उसी से हम अपनी इंटरेस्ट इनकम भी जितनी अमाउंट मतलब 400 से उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट इनकम बनती है वो भी हमने कम कर दी। फिर हम बताएंगे जो भी हमने करंट ईयर सर्विस कॉस्ट जो लिखी है और जो हमने कंट्रीब्यूशन की कि भाई वो नॉर्मली हमारी करंट सर्विस को ऑब्लिगेशन को बढ़ाती तो वो एज पर नॉर्मल आ रही होती है और उसका कोई ताल्लुक एसेट सीलिंग से नहीं है। सिमिलरली हमारे पास जो भी कंट्रीब्यूशन की है वो एज पर नॉर्मल हमारी आ रही होती है, उसका कोई एसेट सीलिंग से ताल्लुक नहीं है। फिर हम अपना डिफरेंस बता देंगे एक्चुरियल और रीमेजरमेंट कंपोनेंट का, कि रीमेजरमेंट कंपोनेंट अराइज होता है कि जब उनके दरमियान डिफरेंस होता है, मतलब एक्चुरियल गेन और लॉसेज डिफरेंट होते हैं जो हमने कैलकुलेट किए होते हैं और जो हमें एक्चुरी ने कैलकुलेट करके दिए हुए होते हैं। और जो हमें एसेट सीलिंग की वजह से हमारे पास एक डिफरेंस आ गया क्योंकि पहले हमारा रीमेजरमेंट कंपोनेंट क्रेडिट हो रहा था ओसीआई में और अब
वो डेबिट हो रहा है, मतलब एक तरीके से हमारे पास 60 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 60 का डिफरेंस आ रहा है। तो उसकी वजह से मतलब 60 का डिफरेंस आ रहा है हमारे रीमेजरमेंट कंपोनेंट आफ्टर अप्लाइंग दी एसिड सीलिंग कॉन्सेप्ट। तो आपको ये नॉर्मली जो आपने अपनी कैलकुलेशन की है, सीधे और साफ अल्फाजों में आपको वही चीज़ अल्फाजों के तौर में एक्सप्लेन करनी है। इससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारे पास एक छोटा सा मासूम सा नन्ना सा काका सा जो है एक टॉपिक रहता है, वो अदर इश्यूज कह लें या नॉर्मली, जिसके अंदर एक क्यूमुलेटिव बोनस का टॉपिक आ रहा होता है और एक हमारे क्या कहते हैं अनयूज पेड लीव्स का वो टॉपिक आ रहा होता है। तो मैं आपको दोनों जो भी है समझा देता हूँ ताकि ये ना हो कि कुछ चीज़ हमारी रह जाए। अब क्यूमुलेटिव बोनसेस होता क्या है कि भाई जैसे कोई भी एंटिटी है और उसके कोई एम्प्लॉयज़ है, तो वो कहते हैं कि तुम हमारे पास 5 साल रुक जाओ या 5 साल कोई काम करके दे दो हमें, तो तुम हमें तो हम आपको 5वें साल कुछ एक्स बोनस देंगे। क्या देंगे कि आप ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक हमें ये काम करके दो, तो हम आपको ईयर 5 पे एक बोनस के तौर पे अमाउंट दे रहे होंगे। अब क्योंकि वो हर साल थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है ताकि उसको 5वें साल में जाके वो बोनस मिल जाए, क्या कर रहा होता है वो हर साल थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है ताकि उसको इन द ईयर एंड एट द ईयर एंड ऑफ 5 उसको ये अमाउंट या ये बोनस जो उसको डिक्लेयर किया था ईयर 1 पे वो उसको ईयर 5 पे मिल जाए। तो ये एक नॉर्मल सा केस होता है। अब क्योंकि ये हर साल थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है ईयर 5 पे बोनस हासिल करने के लिए, मतलब ये बोनस हर साल से रेलेवेंट था, क्योंकि वो हर साल थोड़ा काम करता था तो एंटिटी को उससे फ़ायदा होता था। जहाँ एंटिटी को उससे बेनिफिट मिल रहा है तो उसको चाहिए एंटिटी को उसका रेलेवेंट एक्सपेंस भी बुक करे ताकि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हो। क्या कर रहा हो? ताकि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हो। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल हम खड़े हैं ईयर 0 पे और ये है ईयर 5, सही है। उसने बोला कि आप 5 साल हमें काम करें और आपको 5 साल के एंड पे 500 रुपये का बोनस देंगे। क्या देंगे? 500 रुपये का बोनस। अब जो बोनस मिलेगा हमें ईयर एंड को 5 को, वो 5 सालों से टोटल मिल के हमें मिलेगा। ज़ाहिर है वो हर साल थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहा था, तो उसका ज़ाहिर है जब बेनिफिट भी मिल रहा था तो हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस भी एंटिटी को बुक करना चाहिए। तो ये बोनस हमें अक्यूमुलेट होके या क्यूमुलेटिव होके मिल रहा होता है। क्या हो रहा होता है? अक्यूमुलेट होके या क्यूमुलेटिव बोनस, मतलब टोटल हमारे इतने सालों का बोनस हमें ईयर 5 में मिल रहा है। तो ये हमें 5 साल का बोनस मिल रहा है, तो हमें हर साल कितना रिकग्नाइज करना चाहिए? 100। एंटिटी को चाहिए 100, क्योंकि ईयर 0 पे उसने डिक्लेयर कर दिया है तो उसके लिए एंटिटी के लिए ये ऑब्लिगेशन ईयर 0 पे बन जाती है। अब जाहिर है कोई भी ऑब्लिगेशन जो 5 साल बाद पे करनी है, अगर वो उसको ईयर 1 पे चाहिए कि उसकी क्या फिगर बनती है, तो हमने पढ़ा था कोई भी चीज़ जो इतने ईयर 1 के बाद आफ्टर 1 ईयर हमें पे करनी हो उसको हम क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं ताकि वो आ जाए अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे, आज की वैल्यू पे। इसी तरह जो हमारे पास ये 100 है, इसी तरह जो हमारे पास आज ये 100 है वो बन रहा है अभी 1 साल का बोनस, लेकिन हमें इसको प्रेजेंट वैल्यू पे चाहिए। सही है, किस पे चाहिए? हमें प्रेजेंट वैल्यू पे।
तो हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे निकालें? फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर है 10%। क्या है? 10%। तो या तो हम उसकी नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें हर साल के हिसाब से। कैसे निकालते हैं? वो क्या करते हैं भाई, देखो ईयर 1 में हमें 100 मिलेगा, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में 100 मिलेगा। सही है, 100 100 100 100 100। फिर हम लगा देते हैं डिस्काउंट फैक्टर। क्या करते हैं कि भाई 10% की पावर 1, 10% की पावर 2, 10% की पावर 3, 10% की पावर 4 और 10% की पावर 5 कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो हम ये कर रहे होते हैं अगर हमें निकालना है। और फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन जिसने F9 पढ़ा है उसको पता है जब ज़ाहिर फिगर सेम है तो हम इसको नॉर्मली अक्यूमुलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ज़ाहिर है जो ईयर 1 पे 100 मिलने हैं वो तो हर पूरे साल का बेनिफिट है ना। मतलब ईयर 0 पे शुरू हुआ, ईयर 1 तो हर महीने 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 थोड़ा काम करके तो पूरा साल का इसमें इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो ज़ाहिर है ईयर 1 की चीज़ तो डिस्काउंट नहीं हो रही होती, तो ये तो हमारे पास एज नॉर्मल आ जाता है। बाकी जो अमाउंट है 4 सालों की उसको हम एस टोटल डिस्काउंट कर देते थे ऐसे, जो कि हमारे पास बनेगी अमाउंट 68। क्या बनेगी मेरे भाइयों? 68। तो ये हम अपनी नॉर्मली बुक्स के अंदर P&L को 68 लिख देते थे और बोनस पेबल क्रेडिट कर देते 68। अब हर साल ये अमाउंट अपनी अनवाइंड भी होते जाएगी। ज़ाहिर है जो चीज़ आज डिस्काउंटेड हुई है वो हर साल अपनी अनवाइंड भी होते जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। इसका एक तरीके से हम सवाल कर लेते हैं जिसके ताकि आपको चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझे करंट सैलरी है हमारे पास, जो हमारी अभी करंट सैलरी चल रही है एम्प्लॉयज़ की, वो चल रही है 500। और जो हमारे पास उसने बोला है कि आपको वो हर साल बोनस देगा 10% का आपकी सैलरी पे, लेकिन क्यूमुलेटिव देगा। मतलब आपको 5 साल फॉर एग्जांपल काम करने के बाद आपको 5वें साल मिलेगा। हमारी हर साल लेकिन सैलरी भी ग्रो हो रही है। कितने से? 20% से हो रही है पर ईयर। हमें डिस्काउंट रेट उसने बता दिया है 10% का, और साल जो है वो 5 ईयर है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ईयर 1 पे हम क्या एक्सपेंस बुक करेंगे। अब उसमें पुरानी वाली चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारी हर साल सैलरी ग्रो हो रही है। तो ये हमारी सैलरी पूरे हर साल मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 तक ये 500 नहीं रहेगी। ईयर 1 में 500 होगी, फिर ईयर 2 में 600 होगी, फिर 720 होगी, फिर हमारी कुछ 800 समथिंग कुछ बन जाएगी, फिर उससे ऊपर बन जाएगी। इसलिए वो वाला रूल मतलब एक साथ मिला के उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? फिर हमें ये होशियारी अपनी टेबल वाली करनी होगी। ईयर 3 आ गया, ईयर 4 आ गया, ईयर 5 आ गया। तो हमारे पास सैलरी क्या थी पहले? ईयर 1 पे वो थी 500। अब आप 500 को मल्टीप्लाई करते जाएं 120% से, तो हमारे पास आ रही है 600। फिर हमारे पास आ रही है 720। फिर हमारे पास आ रही है 864 और फिर हमारे पास आ रही है 1037 राउंड ऑफ। फिर हम क्या करेंगे? अब इस फिगर पे बोनस निकालेंगे। क्या बोला है इसने भाई? 10% का हर साल बोनस होगा। तो हमारा अब टोटल बोनस क्या बनेगा? जो हमारा टोटल बन रहा होगा यहाँ पे 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 86.4 आ जाएगा, और आखिरी में हमारे पास आ रहा होगा 1037 103.7। अब आप इसको टोटल कर लें, 50 + 60 + 72, 86.4 + 103.7, जो कि हमारे पास बन रहा है 372।
अब ये जो बोनस है ये पूरे 5 सालों का बोनस है। कितने सालों का बोनस है? पूरे 5 साल जो उसने काम किया होगा उसका ये अमाउंट उसको मिलेगा 5वें साल। लेकिन क्योंकि हमें ईयर 1 पे एक्सपेंस बुक करना होगा, क्योंकि वो हर साल थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, जिसकी वजह से जाहिर है एंटिटी को भी बेनिफिट मिल रहा होगा, और जब एंटिटी को बेनिफिट मिल रहा है तो उसको चाहिए वो रेलिवेंट एक्सपेंस भी बुक करे ताकि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट से कंप्लाई करे। तो ये जो अमाउंट आया है हमारे पास अभी 372 का, वो कितने सालों का है? वो है 5 सालों का। तो पर साल का कितना हमारे पास बोनस आना चाहिए? 74.4। लेकिन अभी ये अमाउंट 5वें साल पे निकल रही है, मतलब ये आगे जाके हमने इसको भी डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू में नहीं किया हुआ। जाहिर है ईयर 1 पे 5 सालों वाली फिगर को आज के साल पे उसको करंट वैल्यू पे लाएंगे। हम क्या करेंगे? आज के सालों पे हम उसको करंट वैल्यू पे ला रहे होंगे, तो फिर हम इसको करेंगे डिस्काउंट। अब क्योंकि ये ईयर 1 समझे, अब मैं आपको करके बताता हूँ। ईयर 1 पे आपका बन गया 74.4। इसी तरह अब ईयर 2, 3, 4, 5 पे ये सेम अमाउंट आ जाएगा। हमने एज पर आर कैलकुलेशन जो अमाउंट 74.4 का है वो तो ईयर 1 पे एज नॉर्मल है। क्या है? एज नॉर्मल है। लेकिन ये बाकी वाली चीज़ें इनको डिस्काउंट करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? 74.4 हमारा टोटल हर साल यही बन रहा था, तो हम इसको डिस्काउंट कर देंगे 4 सालों पर। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 50.82 की। तो हम अपना एक्सपेंस बुक कर देंगे 50.82 पे, और हमारा बोनस पेबल हो जाएगा 50.82 पर। तो ये एक हमारा छोटा सा मासूम सा सवाल था या कॉन्सेप्ट था जो हमें पढ़ने की ज़रूरत थी। अब एक और चीज़ भी रहती है, अभी इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो रहा, कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हमारे पास डिस्क्लोजर्स भी हैं इसके जो हमें पढ़ने हैं। अब क्या है? अनयूज पेड लीव्स। क्या है? अनयूज। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एंटिटी के अंदर होता है कि वो एंटिटी अपने एम्प्लॉयज़ को साल के कुछ दिन ऑफ दे रही होती है। फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे तो अपनी जगह ऑफ होता है, कुछ सिक पे लीव होता है, कुछ मैटरनिटी लीव वगैरह वगैरह लीव्स हो रही होते हैं। तो एज पर नॉर्मल हमारे सैटरडे संडे के अलावा भी हमें अनयूज मतलब पेड लीव्स मिल रहे होते कि हमें उन छुट्टियों पे भी हमारी सैलरी नहीं डिडक्ट होती, हमारे पैसे नहीं कट रहे होते, उसको हम कहते हैं पेड लीव। सही, जिसमें पैसे ना कटे फिर भी हम ऑफ पर हो। अब होता क्या है कि कुछ एम्प्लॉयज़ उन दिनों में भी आ रहे होते हैं, मतलब उनको छुट्टियां हैं लेकिन वो उस पर भी आ रहे हैं, या तो वो अपने घर से परेशान है कि उनका दिल नहीं लग रहा घर में, कि वो असली ऑफिस आ रहे हैं, या उनका ऑफिस में दिल लग रहा है और घर में दिल नहीं लग रहा। वो अलग सिनेरियो बन गया कि किसी वजह से कोई भाभी है हमारी ऑफिस में, तो उनका घर पे दिल नहीं लग रहा, वो ऑफिस में आके बैठ रहे हैं हर रोज़ से, इनफैक्ट उनकी छुट्टियों के दिनों में भी। तो फिर होता क्या है, जब वो फिर भी ऑफिस आ रहे होते हैं तो उनकी वो जो पेड लीव्स होती हैं वो जमा हो जानी, क्योंकि वो उन्होंने यूज़ नहीं की होती, तो वो जो जाहिर है जब यूज़ नहीं की तो अनयूज़ हो गई, तो अनयूज़ उनकी जो पेड लीव्स होती है वो जमा हो जानी शुरू हो जाती है। और जब उनकी जमा हो जानी शुरू होती है तो उस पर फिर हमारी कुछ कैलकुलेशन, कुछ चीज़ें बनती हैं। क्या बनती है? कुछ चीज़ें बनती है। अब इसके अंदर दो सिनेरियो बनते हैं, एक होता है अक्यूमुलेटिंग और एक हमारे पास होता है नॉन अक्यूमुलेटिंग। अक्यूमुलेटिंग में क्या होता है कि भाई आपकी फॉर एग्जांपल ईयर 1 में 10 छुट्टियां बुक थी, मतलब वो पेड लीव थी, अगर वो आपने इस्तेमाल नहीं की ईयर 1 में तो फिर ये आपकी ईयर 2 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जो ईयर 2 की 10 तो है ही हैं और पिछले साल की भी 10 कैरी फॉरवर्ड हो गई, इसी तरह आगे वो कंटिन्यू होती रहती हैं।
तो इसका मतलब होता है जो आपकी अनयूज पेड लीव होती है वो कैन बी कैरी फॉरवर्ड होती है। क्या होती है? कैरी फॉरवर्ड होती है एंड कैन बी यूज इन फ्यूचर ईयर्स। क्या हो सकती है? फ्यूचर ईयर। तो हम इस केस में क्या कर रहे होते हैं, एक तो जो हमारी नॉर्मल उनको सैलरी जो उनको दे रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, एक तो वो नॉर्मली बुक हो रही होती है, ज़ाहिर है वो तो अपनी इस जगह है। लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा क्या बुक कर रहे होते हैं, एंटिटी क्या बुक कर रही होती है, हॉलीडे पे अक्रूवल। क्योंकि ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाती है एक तरीके से। क्या बन जाती है? ऑब्लिगेशन। कि उनको वो जब भी गए, जब भी उन्होंने आगे जाके वो लीव ली, तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि मतलब उनको वो सैलरी में से कुछ नहीं काट सकते, वो उनको पूरा पे ही करना पड़ेगा। तो उनको अपने ऊपर एक लाइबिलिटी उनके ऊपर बुक हो जाती है। अब इसकी रीजनिंग कुछ कुछ जगहों पे है, जैसे कि रीजनिंग इसकी कुछ होती है, जैसे कि एक आपको मैं समझाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो एम्प्लॉई अपने पेड लीव्स वाले दिन पे भी आ रहा है, जब पेड लीव वाले दिन पे भी आ रहा है, तो वो एंटिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट जमा करके दे रहा है। मतलब एक कुछ कमा के दे रहा होगा, कुछ भी काम करके दे रहा होगा जिससे एंटिटी को बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। और जब ज़ाहिर एंटिटी को बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो रेलिवेंट एक्सपेंस बुक करे एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट। कुछ केसेस में इसको कहते हैं कि इसकी कुछ रीजनिंग होती है कि अगर वो एम्प्लॉई फॉर एग्जांपल आगे जाके नहीं आए ना, मतलब उसकी अक्यूमुलेटिंग छुट्टियां जमा हो गई, अब ईयर 2 में उसकी जमा हो गई, तो अगर वो नहीं आए लेकिन अब उसका काम किसी और को करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसकी नॉर्मल थी, अब वो उसकी एक तो नॉर्मल पेड लीव थी ना, ठीक है, अब वो जो पेड नॉन पेड लीव थे उस दिन भी वो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 10 तो ख़त्म हो गई जो उसकी पेड लीव थी, अब 10 पिछले साल की थी जो उसकी नॉर्मल दिन में वो छुट्टियां कर रहा होगा। तो जो नॉर्मल दिन में छुट्टियां कर रहा होगा वो, तो उन नॉर्मल छुट्टियों दिन वाले में, मतलब जो नॉर्मल दिन की छुट्टियां कर रहा होगा उन नॉर्मल दिनों में उसका काम उनको किसी और एम्प्लॉई से कराना पड़ेगा। तो जब किसी और एम्प्लॉई से कराना पड़ेगा तो उनको रेलिवेंट एक्सपेंस इनकर्ड होगा, तो वो भी उनको ज़ाहिर है इसलिए भी बुक कर रहे हैं हम लोग। तो एक सिनेरियो तो आपके पास ये आ गया। अब नॉन अक्यूमुलेटिंग के अंदर दो सिनेरियो हैं। एक को कहते हैं हम कैन नॉट बी इन कैश, मतलब कि जो हमारे बेनिफिट, जो हमने छुट्टियां की है वो आगे अक्यूमुलेट नहीं हो सकती, वो आगे जमा नहीं हो सकती। जो ईयर 1 की छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई, मतलब वो आगे जाके ख़त्म, मतलब वो आगे जाके प्लस नहीं हो सकती नेक्स्ट ईयर की छुट्टियों के अंदर। और वो कैश भी नहीं हो सकती कि बोलेंगे ना चलो मैं पूरा साल नहीं आया, जो भी मेरे छुट्टियों के बेनिफिट का हिसाब बनता है, जो उनका पेड अमाउंट बनता है, आप वो मुझे पे कर दें अगले साल। तो वो कहेंगे भाई नहीं, हमने आपको छुट्टियों करने का बोला था, आपने छुट्टियां नहीं की, वो आपको मसला है, आपको उसके कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे होंगे, आपको शौक चढ़ रहा था ऑफिस आने को, आपको मस्ती सूझ रही थी, आप ऑफिस आके खुद ही काम कर रहे थे पेड लीव पर भी, तो वो आपका मसला है, हम आपको कोई भी पैसे नहीं दे रहे होंगे। तो इन दिस केस उनकी बस जो नॉर्मल सैलरी बुक हो रही होती है, जस्ट बुक द नॉर्मल सैलरी। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं कि भाई हाँ आप लोगों ने पेड लीव वाले दिन भी आके काम किया, आप लोगों ने छुट्टी नहीं की, तो फिर आप हमसे उन छुट्टियों के बजाय, जो आपके पेड लीव थे उन छुट्टियों के बजाय हमसे कैश ले ले, जो अमाउंट बनती है उस पेड लीव की वो आप हमसे ले लें। तो उसके अंदर भी सेम यही हो रहा होता है कि आप बुक करें अपनी नॉर्मल सैलरी और प्लस हॉलीडे पे एक्रूवल। ज़ाहिर है उनको पे करना होगा एंटिटी को, जब वो कैश वाली बात हो रही है नॉन अक्यूमुलेटिंग। और ये कैन बी इन कैश है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, कैन बी कैश्ड। यार एक मिनट माजरत थोड़ी सी, ये है कैन बी इन कैश, सही है भाई। बुक नॉर्मल सैलरी कर दें आप अपनी, और नॉर्मल फिर हम ज़ाहिर उनको पे करना होगा, जब ये कैश में देना होगा तो उनके लिए एक लाइबिलिटी आ गई, तो नॉर्मल बुक सैलरी करेंगे और हॉलीडे पे अक्रूवल हम अपनी बुक कर रहे होंगे। अब अक्यूमुलेटिंग के अंदर जो हमने भी अक्यूमुलेटिंग पढ़ा कि आगे जाके छुट्टियां जमा हो रही हैं, तो उसके अंदर भी दो केसेस हैं। इसके अंदर क्या है कि भाई जो भी छुट्टी है आपकी, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ओनली
फॉर ओनली 1 ईयर, अगले 1 साल तक बस आपकी वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। और एक केस होता है कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, जितनी चाहे फिर वो आगे सालों तक जमा होती जाएगी। फिर इन केस ऑफ 1 ईयर तो हम क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल उनका सैलरी तो छोड़ दो, अब जब अगले साल में आ गए ना, अगले साल के लिए जब हम बुक कर रहे होंगे अपना हॉलीडे पे एक्रूल, हमने ऊपर पढ़ा ना कि हॉलीडे पे एक्रूल के ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो वो हम अपना लिख रहे होते हैं। तो अब जो हॉलीडे पे एक्रूवल होगा ना, जो हमारे पास हॉलीडे पे अक्रूवल आ रहा होगा, जो हमारे पास हॉलीडे पे हॉलीडे पे अक्रूवल जो हमारे पास नॉर्मल आ रहा होगा, वो हम बुक करेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन के वो जो उसकी नॉन अक्यूमुलेट हुई हैं छुट्टी, वो अगले साल में कितनी उसको यूज़ कर लेगा। मतलब 10 छुट्टियां थी ना, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई वो 8 यूटिलाइज कर लेगा, तो फिर हम अपना जो हॉलीडे पे अक्रूवल होगा फिर वो 8 पे रिकग्नाइज या बुक कर रहे होंगे। और इन केस ऑफ नॉर्मल जो इनडेफिनेटली, तो उस पर तो हम अपना पूरा नॉर्मली हॉलीडे पे एक्रूवल जितनी भी छुट्टी अक्यूमुलेट होती जा रही है वो ही पूरा बुक हो रहा होगा, उसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, हॉलीडे पे एक्रूवल कंप्लीटली। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ तक हमारी ये क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट था छोटा सा। अब इसके कुछ सवाल हैं जो कि हम कर लेते हैं ताकि ये चीज़ भी हमारी जान छूट जाए, तो ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब आपको सवाल शायद थोड़ा छोटा दिख रहा हो क्योंकि ये एक पिक्चर मोबाइल से खींच के लगाई हुई, तो आप ये कर सकते हैं कि वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको जूम करके एक जगह पे देखते जाएं साथ साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला सवाल है, अब मैं नॉर्मली अपने पास मेरे पास ये हैंड आउट है तो मैं उसमें से रीड कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें। मिच लिमिटेड हैज़ 1 एम्प्लॉय, इनके पास क्या है भाई, एक एम्प्लॉय है और उसका नाम क्या है, गाय है। सही है भाई, गाय इज ओड 30 डेज लीव पर ईयर, उसको पर ईयर जो अलाउ है पेड लीव वो है 30, और गाय इज पेड 90, अच्छा 90,000 सैलरी, उसकी जो सैलरी है पर ईयर की वो है 90,000 रुपये। दिस ईयर इज 365 एंड गाय एक्सपेक्टेड टू वर्क 5 डेज, तो उसके जो वर्किंग डेज है वो 5 डेज अ वीक है। सही है। अच्छा, अब क्योंकि अब इसमें आगे लिखा हुआ था ईयर इज 365 डेज एंड गाय एक्सपेक्टेड टू वर्क 5 डेज अ वीक, अब इसने क्या किया, 20 दिन तो यूटिलाइज कर लिया, अब इसके बचते हैं 10 दिन, और इसमें लिखा हुआ है कि उसके जो गाय लीव की जो बेनिफिट है, जो पेड लीव है, वो नॉन अक्यूमुलेटिंग, और साथ में आगे लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी इन कैश, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हम इसके अंदर इन दिस केस हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, अगर वो इन कैश नहीं हो सकते तो हम सिर्फ क्या करेंगे, बुक नॉर्मल सैलरी जो कि है 90,000 रुपये, सैलरी 90,000 रुपये, और अगर हम कैश में उसको पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई, ये आपका एक सवाल हो गया यहाँ पे। अब दूसरा सवाल है कि भाई मार्क लिमिटेड हैज़ 1 एम्प्लॉई, हिज नेम इज जैक, फिर के अच्छा जैक इज ओवर 30 डेज, इसके भी भाई 30 दिन है पर साल के जो पेड लीव्स हैं, और जैक इज पेड 3,65,000 रुपये भाई इसकी सैलरी है पूरे साल की। सही है भाई, और इसने क्या किया है, इन द ईयर इज 365 डेज एंड एक्सपेक्टेड टू 5 डेज अवे, अब जैक टुक 20 डेज में 20 इस्तेमाल कर लिए हैं in 2000 and Jack leave is accumulating. Jack may convert leave that he doesn't wish to take into cash and the financial year end is 35. Generalize the transaction and calculate any leave pay provision. अब इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी होगी, अब इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अब कैलकुलेशन कैसी होगी, अब सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग डेज इसके, क्या करेंगे भाई, वर्किंग डेज। अब ये क्या करता है, 5 साल
ओ 5 दिन हर एक वीक में काम करता है। और इसने बता दिया नॉर्मली ईयर है 365 डेज का, तो हमें पता है साल में 52 वीक्स होते हैं, और उसके तो टोटल हम इसके वर्किंग डेज निकाल लेंगे 52 × 5, तो उसके जो नॉर्मल वर्किंग डेज है साल के अंदर वो 260 दिन है। सही है, क्या है 260 दिन। अब हम इस दिनों को यूज़ करके इसकी सैलरी निकालेंगे कि इसकी पर दिन की सैलरी, जो इसकी इफेक्टिव सैलरी होती है ना, हम बोलते हैं इफेक्टिव सैलरी पर वर्किंग डे, कि उसकी हर दिन की सैलरी क्या बनती है। तो उसकी जो सैलरी है पूरे साल की वो है 3,65,000 रुपये, और जो पूरे साल में वो दिन काम करता है वो 260 दिन काम करता है। तो उसकी जो पर डे सैलरी बनती है वो बनती है 1404 पर वर्किंग डे। क्या है 1404 पर वर्किंग डे। अब उसने क्या बोला है, उसने 20 छुट्टियां इस्तेमाल कर ली हैं और अब सिर्फ 10 छुट्टियां अक्यूमुलेटिंग है आगे। तो हम क्या करेंगे, जो इस्तेमाल करना रह गई हैं वो आगे अक्यूमुलेट होगी, तो हम उस पर अपना हॉलीडे पे अक्रूवल रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो 10 छुट्टियों पे 10 दिन है ना, 10 दिन काम, मतलब उसने कम इस्तेमाल किए और वो पेड लीव थी। हमारी पर वर्किंग डे की सैलरी क्या बन रही है 1404। तो 1404 को जो छुट्टियां इसने इस्तेमाल नहीं की इतने दिन की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 14040, और ये अमाउंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी एज हॉलीडे पे अक्रूवल। और हमारा लाइबिलिटी है, तो हॉलीडे पे क्योंकि हमने अभी पे नहीं की है ये, तो ये हमारी लाइबिलिटी बुक हो रही होगी एज नॉर्मल सवाल। सही है, एक ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, एक और सवाल है। विलियम लिमिटेड हैज़ 1 एम्प्लॉई। अच्छा, अब ये विलियम लिमिटेड वाला सवाल आप कर ले, ये बिल्कुल ऊपर जैसा ही है बिल्कुल, तो मैं इसको अब कराने की जहमत नहीं कर रहा, क्योंकि भाई एक सवाल आप खुद कर लो, मैं कुछ नया सवाल करा देता हूँ। ये बिल्कुल ऊपर वाला सेम टू सेम है। अब एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर जो 600 वाला है ना, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 600, फिर वो आप कंप्लीट करिएगा। एक सवाल है इसके अंदर बताया हुआ है 900 एम्प्लॉयज़ है हमारे पास। कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, 900 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, और टोटल सैलरी है उनकी 19 मिलियन। 19 मिलियन मतलब 1,90,00,000 रुपए टोटल इनकी सैलरी है। उनके जो टोटल वर्किंग डेज है वो 260 है, और इनको जो सैलरी और लीव, पेड लीव अलाउ है वो हर साल है वो 20, और हर बंदे ने एज पर एवरेज जो उनकी अनयूज है वो 3 है। क्या है, 3 है अनयूज हॉलीडे। उनका जो अनयूज हॉलीडे है वो है 3, और हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं 900। तो 900 का अनयूज हॉलीडे कितना बनता है, 900 × 3 जो कि बनता है 2700। अब इसने बोला है कि द लीव इज अलाउड टू अक्यूमुलेट फॉर 1 ईयर। इसने क्या बोला है, सिर्फ 1 साल तक अक्यूमुलेट हो सकते हैं। फॉर आफ्टर विच इट विल बी 45, मतलब उसके बाद खत्म हो जाएंगे, आगे जाके अक्यूमुलेट नहीं हो सकते। It is expected that 5% of total employees will not avail their holiday pay entitlement next year। इन्होंने बोला है कि 900 में से 5% लोग हैं वो जो अपना अनयूज पेड लीव आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इनकी ये एक्सपेक्टेशन है। सही है, तो हमारा जो भी कैलकुलेशन होगी फिर वो 95% ऑफ एम्प्लॉयज़ पे कैलकुलेट किया जा रहा होगा। कितने पे कैलकुलेट किया जा रहा होगा, 97। तो हमारी जो अनयूज पेड लीव है वो है 2700, जो कि आगे एक्यूमुलेट होगी फॉर 1 ईयर, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5% इसको लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी इनकी 3 की रहती है उसमें से भी 5% के, मतलब जो 3 वाली लीव रह गई है उसमें से एक्सपेक्टेशन है कि 5% लोग आगे इसको यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारी छुट्टियां हम टोटल 95% पे निकाल लेंगे फॉर द ऑल एम्प्लॉयज। 2700 इंटू 95%, तो हमारे पास ये बनती है 2565। अब बाकी वही चीज़ जो हमने अभी पिछली तरह की है, नॉर्मल निकलेगी। हम क्या निकालेंगे, इफेक्ट
इफेक्टिव सैलरी पर वर्किंग डे। और हमारे पास क्या है, इसने पूरी सैलरी बता दी ना, मतलब 900 लोगों की सैलरी बता दी, तो 900 लोग ही नीचे आ रहे होंगे। पिछले क्वेश्चन में था एक बंदे की सैलरी दी हुई थी 3,65,000, तो एक बंदा ही आ रहा था। इसमें 900 लोगों की सैलरी दी हुई है जो कि है 1,90,00,000। तो ये बन रहे आपके 19,000 बन गए ये आपके 1,90,000, ये आपके 19 लाख, और आपके 1,90,00,000 रुपए बन गए। और हमारे पास टोटल वर्किंग डेज निकालने हैं। अब हमें कितने टोटल वर्किंग डेज निकालने हैं ऑफ 900 एम्प्लॉयज। ओ टोटल एम्प्लॉयज, लाहौल वाला कुव्वत, टोटल वर्किंग डेज ऑफ 900 एम्प्लॉयज हमें निकालने हैं। एक एम्प्लॉई हमारे पास कितने दिन काम करता है, 260, तो 900 लोगों का कितना वर्किंग डे बन रहा है, 900 इंटू 260, जो कि बनता है 234,000। पिछले सवालों में हमारे पास हमने सिर्फ 260 लिया था क्योंकि उसमें एक एम्प्लॉई था। अब यहाँ पे 900 एम्प्लॉई है, यहाँ पे कितने एम्प्लॉई है, 900 एम्प्लॉई है। और जब जाहिर है ऊपर जब न्यूमरेटर में 900 एम्प्लॉई की पूरी सैलरी दी हुई, तो डिनोमिनेटर में भी 900 लोगों के ही पूरे वर्किंग डेज आ रहे होंगे। तो हमारे जो वर्किंग डेज आ रहे हैं वो 2,34,000 है। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 81.20 पर वर्किंग डे। और अब निकालेंगे हम अपनी हॉलीडे पे अक्रूवल के लिए कैलकुलेशन। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है, 2556 लोग, 2556 मतलब हमारी छुट्टियां टोटल 900 एम्प्लॉयज़ की यूटिलाइज हो जाएगी अगले साल। तो हमारी इस पे हॉलीडे पे अक्रूवल बुक हो रही होगी 2565 इंटू 81.20, जो कि आ रहा है 208,278। तो PNL डेबिट 208,278 और हॉलीडे पे अक्रूवल क्रेडिट हो जाएगा 208,278 से। यहाँ तक हमारा सवाल इख्तिताम पसीर होता है। बाकी जो 600 वाला सवाल है अब वो आप करेंगे। मैंने आपको 2 सवाल करा दिए और 2 सवाल डिट्टो आप ऊपर जैसे 900 वाला है वैसे ही अब नीचे 600 वाला है, और ऊपर जो हमने विलियम लिमिटेड छोड़ा है वो ऊपर के जो हमने सवाल किए उसके जैसे। तो ये 2 सवाल अब आप खुद कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक या लास्ट चीज़ जो हमारा क्या कहते हैं IAS 19 में रह गया है वो है हमारे डिस्क्लोजर्स। क्या रहते हैं, डिस्क्लोजर्स हमारे रह जाते हैं। डिस्क्लोजर्स तो IAS 19 कहता है कि जो भी एंटिटी जो भी IAS 19 है उसके एम्प्लॉय बेनिफिट कर रही, तो उसको एज पर IAS 19 कुछ डिस्क्लोजर्स देने होंगे। तो उसको में से पहला डिस्क्लोजर क्या है, जो भी एक्चुरियल अजम्पशन यूज़ किए जा रहे हैं, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू जो हमें एक्चुरी निकाल के देता है, जिस अजम्पशन पे वो वैल्यू निकाल के दे रहा है क्लोजिंग वाली, वो अजम्पशन हमें डिस्क्लोज करनी है। तो जो भी सिग्निफिकेंट एक्चुरियल अजम्पशंस हैं टू डिटरमाइन डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन या डिफाइन बेनिफिट एसेट को निकालने के लिए जो भी सिग्निफिकेंट अजम्पशन यूज़ करी है उसका डिस्क्लोजर जा रहा होगा। फिर एक डिस्क्लोजर जाता है नॉर्मली जनरल डिस्क्रिप्शन, जो भी हम प्लान ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या बेनिफिट प्लान, जो भी हम डिफाइंड बेनिफिट है या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है उसकी डिस्क्रिप्शन जा रही होती है। फिर एक जा रही होती है डिस्क्लोजर ऑफ द रिकन्सिलिएशन। किसका जा रहा होता है, रिकन्सिलिएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकग्नाइज इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक इसका डिस्क्लोजर जा रहा था कि हम रिकनसाइल करते हैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। फिर
एक डिस्क्लोजर जाता है जो भी हमने ओसीआई के अंदर चार्ज किया होता है रीमेजरमेंट कंपोनेंट। ओह, लाहौल वाला कोड, टीओसी है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कौन सी मतलब हमारी पीएनएल, भाई मैं पीएनएल कह देता हूँ, फिर बोलेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है। जो भी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जा रहा होता है वो पीएनएल में जा रहा होता है, हमें उसको ब्रेक करके डिफरेंट कंपोनेंट में शो करना है, क्योंकि हम एक नॉर्मली करंट सर्विस कॉस्ट करके डाल देते हैं, तो हमें उसको ब्रेक करके डालना है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी चार्ज होता है वो सेपरेटेड इनटू अप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स। मतलब कि भाई हमारी करंट सर्विस कॉस्ट अलग जाए, पास सर्विस कॉस्ट अलग जाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग जाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारी अलग जाए, जो चीज़ें हैं ना ये अलग अलग जाए। इसी तरह जो कर्टेलमेंट का जो डिफरेंस होता है, जो पीएनएल में जा रहा होता है वो डिफरेंटली शो होना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो वो भी एक सेपरेट कंपोनेंट में उसका, मतलब हम जो भी हम चार्ज कर रहे होते हैं उसका एक सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट में उसको हमें डिस्क्लोजर देने होंगे इन चीज़ों के हमें। फिर आपको बताना है एनालिसिस ऑफ रीमेजरमेंट कंपोनेंट टू आइडेंटिफाई रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स टुगेदर with gain or losses arising on net plan obligation। आपको एनालाइज करना है रीमेजरमेंट कंपोनेंट को, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा होता है प्लान एसेट पे वो डिफरेंट होता है जो हमने उसकी एज सोची हुई इंटरेस्ट इनकम चार्ज की हुई होती है, जिसकी वजह से रीमेजरमेंट कंपोनेंट अराइज होता है। तो उसका हमें एनालाइज करना है कि क्या डिफरेंस आया, कितना रिटर्न आया था और क्या हमने चार्ज किया था। उसी तरह जो भी ओसीआई के अंदर जब नेट अमाउंट पे आ रहा होता है रीमेजरमेंट कंपोनेंट, तो वो भी हमें उसका भी एनालिसिस देना होता है। और एक आपके पास आता है लास्टली सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड नरेटिव डिस्क्रिप्शन के हाउ द डिफाइंड बेनिफिट प्लान में अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एंटिटीज कैश फ्लो। जिसने F9 पढ़ा है और जिसने F5 पढ़ा है उनको सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में पता होगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कंपोनेंट्स है। ज़ाहिर है टाइम भी डिफरेंट है, कभी टाइमिंग के अंदर भी ज़ाहिर है कौन पहले मर गया, कौन जल्दी मर गया, किसकी सैलरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, हर चीज़ के अंदर अनसर्टेनिटी है। और जब अनसर्टेनिटी है मतलब वेरिएबिलिटी है, वेरिएबल है, तो इसके लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस निकाली जाती है ताकि पता चले कि जो वेरिएबल अमाउंट चेंज हुआ तो उससे हमारा कैश फ्लो पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह क्योंकि ज़ाहिर है जब हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है इसके अंदर काफ़ी अनसर्टेनिटी है और काफ़ी चेंजेस होती है, वेरिएबल है, ज़ाहिर है किसी की एज वेरिएबल है, किसी की सैलरी आगे वेरिएबल है, तो डिफरेंट असम्पशन ले रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ये एक वेरिएबल चीज़ है और उसकी वजह से जो जो अगर इसके अंदर अनसर्टेनिटी चेंज हुई तो हमारे आगे का कैश फ्लो हिट हो सकता है। तो इसकी हम सेंसिटिविटी एनालिसिस निकाल रहे होते हैं और सेंसिटिविटी एनालिसिस जो हम निकालेंगे मुझे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो कि हमें एज पर IAS 19 हमें देने होते हैं। तो यहाँ तक हमारा IAS 19 पूरा का पूरा मुकम्मल होता है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको इसके अंदर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, कंट्रीब्यूशन प्लान की कैलकुलेशन, उसमें कर्टेलमेंट, एसेट सीलिंग, आपको अनयूज पेड लीव, एक्यूमुलेटिंग बेनिफिट, डिस्क्लोजर और भी कुछ मुझे याद नहीं आ रही क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छी खासी चीज़ आपका IAS 19 अच्छा खासा सही से मैंने कैलकुलेशन के साथ कवर किया है। जिसको अगर फिर भी कभी कोई मुश्किल हो तो बुक रीड कर सकते। देखो मैंने बुक से अंदर बुक में जो जो चीज़ें मैंने आपको वो पढ़ाई हैं साथ साथ,
लेकिन फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको फिर भी रीड करना है तो भले, कोई मसला नहीं है, ज़रूर रीड करें, अच्छी बात है। लेकिन चीज़ें अगर समझ ना आए तो ज़रूर आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा IAS 19 कंप्लीट